नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज जिन 3 अहम मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, उसमें सबसे पहले है चुनावी महिमा। केरल केरल केरला स्टोरी 2, नफरती और प्रोपेगेंडा स्टोरी। इस पर चल रहा है बवाल। केरल की जमीन से मिल रहा है इस नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म को करारा जवाब। और उसी के साथ मोदी जी ने 1 साल के तकरीबन इंतजार के बाद केरल को केरलम अनाउंस किया है। 1 साल पहले केरल के विधानसभा ने पारित किया था कि केरल को केरलम किया जाए। और दूसरा मुद्दा है कि किस तरह से विरोध को क्रिमिनलाइज करने पर उतरी है मोदी सरकार। पूरा का पूरा तंत्र, चाहे मामला हो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भान को गिरफ्तार करके जेल में डालने का मामला हो, या फिर जेएनयू में जिस तरह से विरोध चल रहा है उस पर जिस तरह से गाज गिर रही है, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय और अब लखनऊ विश्वविद्यालय में जहां पर ह्यूमन चेन बनाने वालों पर मामला दर्ज हो रहा है, उधर बजरंग दल को है खुली छूट, वह गंगा जल का छिड़काव कर रहा है। और तीसरा मुद्दा है मजदूरों में उबाल को लेकर। दिल्ली से सटा हुआ है हरियाणा का पानीपत, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, वहां पर हजारों कंस्ट्रक्शन मजदूर हड़ताल पर जाते हैं। और वजह अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी का विकसित भारत आज की तारीख में मजदूरों को ना समय पर वेतन दे पा रहा है, ना टॉयलेट की फैसिलिटी है, और काम के घंटे 12 हैं। इसका सीधा कनेक्शन न्यू लेबर कोड से है। इन 3 अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और मुकुंद झा। पहला जो सवाल है हमारा, उसे देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि केरल में चुनाव होना है, और हर बार जब केरल में चुनाव होता है तो नफरती प्रोपेगेंडा प्रचार शुरू हो जाता है। इस समय केरला 2 फिल्म आई है, उसका जो टीजर है उसी पर बवाल मच गया है। इतना तगड़ा बवाल है कि इस समय बीजेपी और आरएसएस के भीतर मंथन चल रहा है कि कहीं यह बैकफायर ना कर जाए। इस टीजर में एक खाना खिलाते हुए, जबरन खिलाते हुए एक हिंदू लड़की को कुछ मुस्लिम महिलाएं दिखाई गई हैं, और केरल ने इसका जमीन पर करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो, मीम्स, इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हैं जहां लोग बता रहे हैं कि केरल में सबसे पॉपुलर डिश है बीफ परोठा। क्या है इसकी असलियत? और इसी बीच जो दांव चला है, मोदी सरकार ने ऐसा क्लेम किया है कि मानो जो केरल को केरलम का अनाउंसमेंट है वह मोदी जी की इच्छा पर है। यह बताना वो भूल जाते हैं कि केरल विधानसभा तकरीबन 1 साल पहले इसका रेजोल्यूशन पारित करके मोदी सरकार की झोली में डाल चुकी है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मेरा मानना है कि हर चुनाव से पहले ऐसी नफरती फिल्में आती हैं जो माहौल है नफरती माहौल, उसमें और ज्यादा जहर घोल देती हैं। इनका ना कला से कोई सरोकार है ना सच्चाई से। हालांकि ये अच्छी बात है कि जनता ऐसी फिल्मों को बहुत स्वीकार नहीं करती, मैंने देखा हमेशा रिजेक्ट करती है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि केरल की जनता जिस खूबसूरती से इस नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म का जवाब दे रही है वह अपने आप में दरअसल रियल केरला स्टोरी है। यहां पर तमाम जेंजी और उसमें भी लड़कियां जिस तरह से वीडियो बना रही हैं और बता रही हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सारे के सारे केरल में बीफ परोठा हिट है, और इसमें कहीं कोई जबरदस्ती की बात नहीं। तो ये एक सबक अगर केरल के चुनाव में भी हमें दिखाई देगा तो निश्चित तौर पर एक केरल बेमिसाल हर मामले में है, इस मामले में भी साबित होगा। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, केरला स्टोरी वो नहीं है जो दिखाई जा रही है। जनता, जैसे मुकुल जी ने बताया, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। बात है चुनाव के दौरान केरल के डेवलपमेंट मॉडल में बात होना चाहिए, जो देश के एक बेहतरीन मॉडल में से एक है। लेकिन इस सरकारों की मजबूरी क्या है जो उस मॉडल को छोड़ के इस तरह की स्टोरीज बना के उस पर चर्चा करवाना चाहती है। मुकुंद, जो दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हम इसको पहले मुद्दा अपना हमने बनाया है, क्योंकि इससे यह भी पता चलता है कि एक तरफ प्रचार का अभियान है, केरला स्टोरी 2 अपनी पूरी क्रू मेंबर्स के साथ देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचता है, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पत्रकार पूछते हैं कि आपकी केरला स्टोरी 2 में ये जो तमाम महिलाएं आपने बैठाई हैं कितनी केरल की हैं? एक भी केरल का केस नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल है कि एक ऐसे खाने को, क्योंकि वो उसको
लंबे समय से आरएसएस बीजेपी एक नफरती प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करती है। बीफ को लेकर बात है, और यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि जब हम बीफ की बात करते हैं तो बीफ मतलब गौमांस नहीं होता है। बीफ बेफेलो मीट भी है जो केरल सहित देश के अनगिनत राज्यों में खाया जाता है, और बीजेपी आरएसएस के लोग भी उसे खाते हैं, अपने वीडियोस केरल और नॉर्थ ईस्ट में डालते हैं बीफ खाते हुए। तो ये जो एक रेजिस्टेंस अपने आप शुरू हुआ, बड़ा मजा आया मुझे देखने में कि हर व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, स्कूल जाने वाला है, बीफ परोठा फेस्टिवल्स होने लग गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प है। पर ये कहां है कल्चर होता है, ये राजनीति के जो वहाँ के बीजेपी के लोग जैसे आपने बताया वो भी वही खा रहे होंगे। सिर्फ केरल की बात नहीं है, केरल के लगे हुए तमिलनाडु हो चाहे साउथ के कितने, ये जो एक नॉर्थ बेल्ट में राजनीति करने का तरीका था जहाँ वो पूजनीय है, उस तरह का फूड कल्चर नहीं है, आप उसको दिखा के। लेकिन बीजेपी को भी पता है अगर इस पर बहुत एग्रेसिवली वो करेंगे तो केरल या साउथ के बाकी राज्यों में जैसे तमिलनाडु में चुनाव होना उसका नुकसान होगा। लेकिन मेरा मानना है इस तरह की चीज़ों से जानबूझ के करना, जो मूल सवाल पर लोग बात ना करें। मूल सवाल क्या है, जो एक राज्य में चुनी हुई सरकार है या जो बगल में दूसरी सरकार होगी, तो आप अपने कामों से तुलना करिए ना। आप तुलना करिए छत्तीसगढ़ में अगर आपकी सरकार है, केरल में कोई दूसरे पार्टी की सरकार, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सेंटर में आपकी सरकार है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं। कई बार वो कई जगह कामयाब होंगे, कई जगह वो फेल होंगे। अधिकतर जगह खासकर केरल जैसे राज्यों में तो मुझे लगता है पहले ही फेल हुए हैं, ये फिर फेल होंगे। तो मुकुंद को लग रहा है कि फेल होगा। मैं यहाँ पे जो एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट डेवलप हुआ और एक जो साझा विरासत है कि भाई हम सब हैं, उसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ और तब खा रहा हूँ, और बहुत मजाक उड़ाया गया है इसमें। बहुत दिलचस्प है क्योंकि जो टीजर है उसमें जबरन फीड किया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियां हैं जो एक लड़की को फीड कर रही हैं, और वो लड़की चीख कर बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, भूखी रहूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं बीफ नहीं खाऊंगी। और इसका जवाब लड़कियां अगर केरल से दे रही हैं कि भाई वो इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि परोठा नहीं दिया था। तो एक सटायर की भी दुनिया, बहुत मतलब व्यंग की दुनिया भी बड़ी खोली है तमाम नौजवानों ने। और मैंने देखा कि इससे पहले उन लोगों के प्रोफाइल में इस तरह के रील्स नहीं थे, वो सब रील्स बना रहे हैं। तो वो लोग तो समझ रहे हैं। देखिए, तो वही है कि और नौजवान उसका जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, वाकई में ये एक सराहनीय बात है। लोग समझ रहे हैं, वो ऐसी फिल्मों को भी स्वीकार नहीं कर रहे। इससे पहले कितनी फिल्में आई, कोई ये तो केरला 2 है, केरल भी। अरे लेकिन केरला 1 को, केरला स्टोरी को अवार्ड मिल गया, अवार्ड मिल जाता है, लेकिन जनता ने तो नहीं दिया ना, जनता ने नहीं दिया। उससे पहले वो कश्मीर फाइल आई, कुछ आई, रोज कुछ आई। मोदी जी पर भी फिल्म बनी, कितने लोगों ने देखी। वो हीरो भी फ्लॉप ही हो गया, वो तो गायब ही हो गया है। तो ऐसी फिल्में ना, इनका मैंने कहा कला से सरोकार है, ना संस्कृति से सरोकार है, ना ही इनका सच्चाई से सरोकार है। जैसे लिखा आता है डिस्क्लेमर के, बड़ा सच है। इनसे होता क्या, जैसे ये भी कह रहे हैं कि मूल सवालों से एक तो ध्यान हटता है, फिर वो क्या सोचते हैं, वो एक लंबा खेल खेलते हैं। इससे तो वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि कहेंगे ये तो हमारी फिल्म नहीं है, बीजेपी ने थोड़ी ये फिल्म बनाई। क्या करते हैं कि केरल और इधर की बातों से, इधर जो नॉर्थ में जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो एक अलग तरह का असर पड़ता है। क्योंकि केरल वाले तो वहां की सच्चाई जान रहे हैं, वो बीफ पराठों भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग सच्चाई नहीं जानते, उन्हें लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो ये एक, मैंने कहा कि नफरती माहौल जो है, हम जो देख रहे हैं हर जगह, यूपी में, बिहार में, वो और बढ़ता है। एक तो ये, फिर एक ये कि चाहे वो जबरन खिलाना हो या जबरन किसी को बंद करना हो। इवन आप कह दें कि यहाँ ये नहीं बिकेगा मांस मच्छी, यहाँ नहीं, मतलब आप जबरन रोक देना भी एक तरह का ये बहुत बड़ी हिंसा है किसी के लिए। अंडा तक आप अलाउ नहीं करते कई जगह। तो ये दोनों चीजें राजनीति से ही प्रेरित हैं, और एक राजनीति का एक राज्य का वो दूसरे राज्य में फायदा लेती है। जी, और इसी बीच जिस तरह से केरल को ठीक चुनाव से पहले केरलम फाइनली अनाउंस किया, और मैं यहाँ पे जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अनाउंसमेंट अब हुआ, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही समय पहले, महज 10 दिन पहले, जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे मोदी जी के, विकसित केरलम के लगे थे। तब तक ऑफिशियली नाम केरलम नहीं हुआ था, लेकिन पहले ही नाम जो है मोदी जी ने अनाउंस करवा दिया था। और हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, मैंने 2-3 लोगों को फोन किया केरल में, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हमारी विधानसभा ने तो पहले ही इसको पारित करके दे दिया है, मोदी जी के खेमे में है। तो ये एक जो नाम का भी खेल चल रहा है इस समय।
एक तो ये है ना, जैसे अपना नरेंद्र मोदी के जीवन में सबसे बड़ा संकट ये है, उनको ये लगता है जब मैं चाहूं दुनिया से तो ऐसा हो जो दुनिया की रचना भी मैंने ही करी है, तो हर चीज पे अपना वो लेना। जब एक राज्य पहले से आप उस बिल पे आप बैठे हैं राज्यपाल, और सिर्फ एक तो ये नाम का सवाल है, इसके अलावा कितने ऐसे प्रपोजल हैं जिन पर राज्यपाल और केंद्र की सरकार आके बैठ जाती है जिससे राज्य का नुकसान होता है। और आज जब चुनाव आ रहा है, आप उस नाम को आगे लेके आ रहे हैं, तो एक तो दिखा रहा है जो उनको समझ में आ रहा है जो ये सरकार सही दिशा में जा रही है, सरकार ने जो 1 साल पहले डिसीजन लिया उसको मान रहे हैं, लेकिन ये गैर संवैधानिक काम है। आप देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जिस राज्य का नाम अभी तक ऑफिशियली बदला नहीं गया है आप पहले लगा रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? जी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बड़े सवाल की तरफ। देश में एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, विरोध, सरकार से सवाल पूछना अपराध में तब्दील किया जा रहा है, क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और बताया कि जो टॉपलेस टी शर्ट के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस के युवा ब्रिगेड ने एआई समिट के दौरान, वह सबसे बड़ा अपराध था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस समय उबाल पर है, वहां के तमाम चुने हुए छात्र संघ के लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनकी एंट्री नहीं हो सकती। रोज प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन पर गाज गिर रही है। उधर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन पर ही रोक है और उधर हमें दिखाई देता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एक पॉजिटिव स्टोरी थी कि मुस्लिम छात्रों के सपोर्ट में वे नमाज पढ़ सकें, लाल बारादरी में हिंदू छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाई। और देखिए 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है योगी सरकार, कहती है कि यह बड़ा अपराध है। और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं उस समय बजरंग दल के लोग खुली छूट है गंगा जल का छिड़काव करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय को पवित्र कर रहे हैं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। भाषा, मेरा मानना है एक तो ये सबसे बड़ा चिंता का सवाल है, जिस तरह डेमोक्रेटिक प्रोटेस्टों पर जिस तरह से हमला कर रही है सरकार, दूसरी तरफ एक छूट दे रखी है एक ब्रिगेड को जो कुछ भी करे, किसी को मारे पीटे, गालियां बके, थ्रेट करे, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है उस पर सरकार जिस तरह बर्बर हमला कर रही है, बेहद चिंताजनक है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा मानना है कि विरोध हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और जो एआई समिट की बात हो रही है, कोई इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं हुई। हमने पूरी दुनिया में देखा है ऐसे बड़े बड़े इवेंट में वहाँ की जनता सड़कों पर उतरी है, उसके बाहर जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, इससे कोई बेइज्जती नहीं होती, बल्कि बात अपनी पहुंचाने का एक तरीका है। और जब ये इंटरनेट की दुनिया है तो अब कुछ लोकल और ग्लोबल नहीं रहा, सारी बातें सब तक पहुंच रही हैं। अमेरिका की एक एक खबर हमें मिलती है, इजराइल की एक एक खबर, एक एक प्रोटेस्ट की खबर हमें मिलती है, ऐसी हमारी मिलती है। इससे कोई बेइज्जती नहीं है क्योंकि कुछ छुपा हुआ नहीं है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि इससे देश का अपमान हुआ, मोदी जी इस बात पर उतर आए कि नंगी है कांग्रेस और वो और नंगी हो रही है, ये सारे जो शब्द हैं, दरअसल जो असली गुंडागर्दी हो रही है उस पर कहीं से भी कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी पर सीधे सीधे गोली मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति खबर में नहीं बनता है, और दूसरी तरफ जो लोग देश में अमन चाहते हैं उन्हें ही अपराधी बनाने का पूरा सिस्टम चल रहा है। एक क्रोनोलॉजी है जो अब खुलकर सामने आ गई है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है और खास तौर से लखनऊ विश्वविद्यालय वाली घटना, दोनों जो वीडियोस हैं उसने मुझे एक तरफ से उत्साहित भी किया और दूसरी तरफ से ये भी सवाल उठा कि कैसे ही ये छात्र सुरक्षित रह पाएंगे। लखनऊ मेरा शहर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ी हुई हूँ। लाल बारादरी जहां पर पूरा घेर दिया गया कि लोग नहीं जा सकते, 200 साल पुरानी है वो, और हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इसे लेकर इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। और जो एक पॉजिटिव खबर थी कि भाई हिंदू लड़के खड़े हुए और ये हमारा इश्क का शहर है और हम इश्क करने में पीछे नहीं रहते, वहां पर अब देखिए गंगा जल छिड़का जा रहा है। ये तो देखिए विडंबना सब जगह की हो गई। आपने कई सारे इसमें वो गिनाए, चाहे वो एआई समिट हुआ, जैसे मैंने कहा कि एआई समिट की पहले ही एक तो बेइज्जती करा चुके थे लोग अपनी बदइंतजामी से, गलगोटिया प्रकरण से। इसमें तो एक प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट था ही वैश्विक मामला। भारत अमेरिका डील का अगर विरोध मैं अपने मोहल्ले में थोड़ी करूंगा, अपने यहाँ खड़े होकर गली मोहल्ले में, वो मुझे किसी ऐसे इवेंट में ही करना होगा। इसलिए मुझे इससे कोई वो नहीं कि इससे कोई बड़ी हमारी बेइज्जती होगी। दूसरी बात, आपने कहा लखनऊ की बात, तो ये हम देख रहे हैं कि नफरत के लिए खुली छूट है, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, अमन के लिए कोई जगह नहीं। वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो कोई भी हो।
अब मुझे तो अभी क्योंकि बहुत डर है काफी, रमजान अभी चल रहा है, ईद आनी है, इससे पहले ही होली आने जा रही है, तो तमाम तरह से हम जो वीडियोस देख रहे हैं, और यूपी के तो खास तौर से जिस तरह से हिंसा बढ़ाई जा रही है जरा जरा सी बात पर, वो बहुत ही खतरनाक है। और मुझे तो लगता था कि अगर इसमें दम होता योगी जी में, तो इन लड़कों को जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाई उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी, और आप FIR करवा रहे हैं, ये बड़ा हैरत की बात है। यानी इससे आपकी मानसिकता पता लगती है। मुकुंद, इसमें एक जो चीज है अलग ढंग की कि 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मतलब जो केस बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 50,000 का निजी मुचलका देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। इन 13 लोगों में 10 लड़कों के जो नाम है वो हिंदू हैं, 3 मुसलमान हैं। तो इससे क्या जो मैसेज देना जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने देखा है कि दीपक कुमार कोटद्वार, वह भी इनके गले की फांस बना हुआ है, शैला उत्तराखंड की, वो भी इनके गले की फांस बनी हुई, इस तरह के अनगिनत, अभी राजस्थान के टोंक का भी मामला है। लेकिन एक विश्वविद्यालय के भीतर जो सबसे पॉजिटिव स्टोरी थी कि ह्यूमन चेन बनाया, और उस तरह का कोई उपद्रव भी नहीं है वहां पे वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ी जाती है, आ जाते हैं, उससे पहले वो खाली नारे लगाते हैं, अंबेडकर फूले जिंदाबाद कहते हैं। भाषा, ये ना एक नया पैटर्न शुरू हो गया, विश्वविद्यालय कैंपसों को जिस तरह से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। सिर्फ आप प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, कैंपसों के अंदर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। और ये जो खास तौर पर, और ये जो जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही, चाहे दीपक का हो, चाहे लखनऊ के अंदर जो चीजें हो रही हैं, ये दिखा रहा है जो रियल हिंदुस्तान आज भी यही है। बड़े तौर पर भले मैनेज करके कई जगह ये अपने, क्योंकि आम लोग हर तरह सड़कों पर नहीं उतर सकते, सबके अपने अपने जीवन में व्यस्तता है, डर है, लेकिन इनके जो पाले हुए गुंडे, सरकारी पोषित गुंडे ही हैं। जब आप थाने में प्रदर्शन के दौरान डिटेन की गई लड़कियों को थाने के अंदर रेप थ्रेट देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो साफ दिखाता है जो ये गुंडे इनके पोषित हैं, उस पर कुछ FIR नहीं होगी, कुछ कोई कार्रवाई नहीं होगी उस तरीके से। लेकिन जो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, और अगर आपको नमाज से दिक्कत है, नमाज नहीं होनी चाहिए, और तो आप अभी देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, नई सरकार आई है, कल्चरल मिनिस्ट्री पैसा दे रही है, हर शाम को भजन क्लबिंग हो रही है। भजन क्लबिंग होती है। अगर भजन क्लबिंग हो सकती है 2-2, 3-3 घंटे को, उस पर भी किसी को आपत्ति हो सकती है ना, लेकिन वो तो आप करा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर रमजान के महीने में कोई रोजा खोलने से पहले 5 मिनट का नमाज पढ़ रहा है, उसमें कोई किसी को, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, वो रास्ता भी नहीं रोक रहे वहां, तो कोई ना कोई शोर शराबा अजान हो रहा है वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन और इससे बड़ा चिंता का सवाल, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या JNU, जैसे JNU में अपने पूरी लीडरशिप को ही सस्पेंड कर दिया। अब अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली राजधानी, ओपन क्लासेस हो रही हैं ताकि वो छात्र भी, इसलिए टीचर्स बाहर आके क्लासेस ले रहे हैं, वो उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के अंदर ही अंबेडकर विश्वविद्यालय है जहां पर, वहां सस्पेंडेड है, यहाँ पूरी की पूरी छात्र संघ जो छात्रों ने चुनी उसको एक्सपेल कर दिया गया है। और फाइन, हर छोटी छोटी चीज फाइन लगा रहे हैं आप। और जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई जगह देखा गया है, गेट क्रैश करके परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संघ समर्थित छात्र संगठन है, गेट क्रैश करके लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन तक घटनाएं कई बार हुई हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये गंभीर चिंता का सवाल तो है ही है। अब देखना यही होगा कि ये जो जेनजी है या ये जो युवा ब्रिगेड है वो किस तरह से जवाब देगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम मुद्दे की तरफ, जो दरअसल एक खतरे की घंटी बजा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर है हरियाणा का पानीपत। वहां इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, जहां कंस्ट्रक्शन वर्कर 22 फरवरी को हजारों की संख्या में हड़ताल पर जाते हैं। इसका क्या कनेक्शन है जो नए लेबर कोड लेकर आई है मोदी सरकार? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारत कितना विकसित हुआ है कि हजारों की संख्या में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सिर्फ इसलिए हड़ताल करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं है, क्योंकि उनके जबरन उनसे 12 घंटे के काम करवाया जा रहा है, अमानवीय स्थितियों में उन्हें रहने पर मजबूर किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, हर महीने वेतन नहीं दिया जा रहा है, बंधुआ मजदूर के तौर पर उन्हें रखा जा रहा है। ये जो वीडियोस हैं ये जरूर देखे जाने चाहिए क्योंकि सारे मीडिया में इस अहम प्रोटेस्ट पर ब्लैकआउट है। क्या है इस पे पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा, देखिए, देश भर में मजदूरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और वो अपने हक को भी पहचान रहे हैं और उसके लिए एकजुट हो रहे हैं। अभी हमने देशव्यापी हड़ताल देखी लेबर कोड के खिलाफ,
पानीपत का भी ये जो उदाहरण है, जो मजदूरों में एक विस्फोट हुआ है एक आंदोलन का, ये भी इसी का एक कहानी है, इसी की बात बता रही है कि अब हक के लिए हक की आवाज दबाई नहीं जा सकती, लोग खड़े हो रहे हैं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि पानीपत में 2026 में अगर हजारों मजदूरों को इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, स्ट्राइक करना पड़ रहा है कि उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास टॉयलेट नहीं है, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, तो यह दरअसल मोदी जी के विकसित भारत की रियल पिक्चर है। अभी एआई समिट जो हुआ था उसमें मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इन बड़े दावों में जमीन पर कैसे मजदूरों से काम करवाया जा रहा है और लेबर कोड के जरिए आगे और कैसे उनकी गुलामी सुनिश्चित की जा रही है, इसका नजारा दिखाई देता है पानीपत की इस हड़ताल में। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है ये जो हड़ताल हमको दिख रही है, लंबे शोषण की कहानी दिखाता है और ये सबसे बड़ा चिंता का सवाल है। जो ये हड़ताल जो है किसी निजी संस्थान के खिलाफ नहीं है, मूलतः इसकी जिम्मेदारी जो है सरकारी पीएसयूएस की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और इस हड़ताल के अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार है। मुकुंद ने कहा कि भारत सरकार है। भारत सरकार तो स्पष्ट कर चुकी है, 4 नए लेबर कोड ले आई है और उसमें उसने कहा है कि भाई 12 घंटे काम करने होंगे, काम करो तो ठीक है, नहीं काम करो तो टाटा बाय बाय। दूसरी तरफ हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, वह कहते हैं कि अगर न्यूनतम वेतन सुनिश्चित कर दिया गया तब फिर काम ही नहीं हो पाएगा, देश विकास ही नहीं हो पाएगा, ट्रेड यूनियंस होंगी, प्रोटेस्ट होगा और हमारा डेवलपमेंट बैठ जाएगा। तो पूरा जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है पानीपत की इस हड़ताल के बहाने कि मजदूरों के खिलाफ एक पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। जिस मजदूर के बिना उनका एक दिन एक क्षण नहीं चलता है, वही मजदूर काम चोर है, वही मजदूर को सबक सिखाना है, वही मजदूर को बिना पैसे दिए काम करवाना है। नहीं, केवल मजदूर की कहानी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि छात्र, युवा, बेरोजगार जो भी वो है और मजदूर, किसान, सबके विरोध में, सबके खिलाफ एक नई तरह का नरेशन, एक नई तरह की कहानी गढ़ी जा रही है कि उन्हें उस तरह से हम ब्लैक पेंट कर दें। लेकिन ये एक अच्छी बात है, जितना बढ़ रहा है ये शोषण और दबाव, तो जैसे हमने अभी पिछले मुद्दे में बात की, छात्र खड़े हो रहे हैं, वो दबेगा नहीं, वो लगातार और बढ़ रहा है और जितना ही बढ़ेगा और लोग एकजुट हो रहे हैं, ऐसी आवाजें हमारे सामने आ रही हैं। ऐसे ही मजदूरों का मामला है जो पानीपत में हुआ। जैसे मुकुंद ने बताया कि भाई भारत सरकार का एक उपक्रम है, पानीपत में जो रिफाइनरी है, वहां अगर ये न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं है और वहां ये मैं बता दूं दर्शकों, कोई यूनियन नहीं है, जैसे कहते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट का आपने उदाहरण दिया, कोई यूनियन नहीं है, किसी यूनियन, कोई नेता नहीं है उनका एक, इसलिए और मुश्किल हो रही है बात करने में। यूनियन होती है तो बात करने की एक जगह होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, उसकी बात मानते हैं लोग। वहां कोई यूनियन नहीं है, स्वतः स्फूर्त ये आंदोलन हुआ और कई दिन से चल रही थी चीजें और वहां कितने ही ठेकेदार हैं, अलग अलग ठेकेदार हैं, अलग अलग उसमें। तो जो न्यूनतम मांग कर रहे हैं वो एक तो 12 घंटे की जगह भाई 8 घंटे काम लो आप जबरन क्यों लेंगे आप? और अगर आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो उसका ओवर टाइम लीजिए। शौचालय, कैंटीन, ये सारी चीजें जो हैं, वही जो मुझे तो हमेशा जब मैं ऐसा आंदोलन देखता हूँ, मुझे गोरख पांडे की स्वर्ग से विदाई कविता याद आ जाती है। अब आप यहाँ काम करिए, यहाँ बिल्डिंग बनाइए, फिर आइए, खत्म हुआ, अब जाइए, विदाई हो गई। तो ये एक वो है, और ये जो लेबर कोड ने इसमें आहुति दी है और ज्यादा गुलामी सुनिश्चित, इसलिए देश भर में इतना ज्यादा खदबदाहट है। और मुझे लगता है कि ये शोषण अब ये अपनी चरम सीमा पर आ रहा है और इसके खिलाफ विरोध भी उतना ही तेज होगा। क्या मुकुंद, आपको लगता है कि इसका विरोध तेज होगा? क्योंकि एक तरफ जो सबसे बड़ा संकट है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, जैसे यूनियनें रहती हैं तो एक लंबा मूवमेंट चला पाती है। जैसे किसान आंदोलन में भी हमने देखा कि जत्थेबंदियां थी, यूनियंस थी, तो एक संगठित आंदोलन चल पाया। लेकिन इस तरह के जो विस्फोट हैं उनको मैनेज करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। पानीपत की घटना किस ओर इशारा कर रही है आपके लिए? भाषा, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की सवाल है जो इस तरह के आंदोलन जो होते हैं, कई बार वो नेतृत्व विहीन होने के कारण कई बार गलत दिशा भी पकड़ लेते हैं, फिर उसको संभालना कई बार किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि अभी का जो आंदोलन की स्थिति है, लग रहा है क्योंकि सरकार कई राउंड की बातचीत कर चुकी है और मोटे तौर पर जो वहाँ के पदाधिकारी हैं जो आंदोलन को भी लीड कर रहे हैं एक छोटे ग्रुप के तौर पर, उनसे बात हुई है, उनकी बातें मान ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना, जो इस मूल सवाल को लेकर ही आज हमें अगर 12 घंटे काम तो ना हो, हमारे पूरा वेतन मिल जाए, इसको लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। और सिर्फ ये दिखाता देश में मजदूर और मेहनत कश की हालत क्या है। और ये हालत को ये कहे जो पिछले 2 साल में हुआ, 3 साल में नहीं, ये पिछली लंबी व्यवस्थाओं के कारण हुआ था। तो हम उन्हें बेहतर करते करते यहाँ तक कुछ बेहतरी कर पाए थे। लेकिन ये सरकार आने के बाद
उनको और गर्त में डालने की कोशिश कर रही है। और हम अभी देख रहे हैं जहां जहां इनकी सरकारें आई है, मैं खासतौर पर बीजेपी की सरकारें बात कर रहा हूँ, कांग्रेस भी ऐसा नहीं है जो मजदूरों के बहुत हितैषी रही है, लेकिन फिर भी कुछ चेक एंड बैलेंस आंदोलन करने की छूट होती है, यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी डीटीसी के मजदूर हड़ताल पर हैं, कंडक्टर और ड्राइवर्स, और आपको दिख जाएंगे, ये आपको खबर कहीं नहीं दिखेगी। इसके अलावा आपको जल बोर्ड के अंदर इन्होंने शुरू कर दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं उनको हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिससे उनकी अधिकार खत्म हो जाएंगे, कब से कौन काम कर रहा है, इसको लेकर लड़ाई चल रही है। अभी डीबीसी वर्कर्स ने, हमने देखा दिल्ली के अंदर करीब हजारों की संख्या में हड़ताल पर गए थे, सरकार उनकी बात मान लेती, वेतन बढ़ा देती, लेकिन एक नया फिर वहां पेच ले आई, जो आपको नए तरीके से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जबकि वो 25-30 साल से एक व्यवस्था में काम कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है जो पानीपत का जो आंदोलन है, ये मजदूरों के शोषण की कहानी है, और वो शोषण इतना हो गया, जो मजदूर संगठन तो लोगों को मोबिलाइज करते करते थक जा रहे हैं, लोग मोबिलाइज नहीं हो पा रहे, और इतनी बड़ी संख्या में मजदूर खुद बाहर निकल के आ रहा है। ये दिखा रहा है जो कितनी बुरी हालत है। भाषा आपने कहा कि इसे जब ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं रहता तो मैनेज करना आसान होता है, लेकिन जैसे मुकुंद ने कहा कि मैनेज करना कई बार मुश्किल होता है, मारुति का उदाहरण हमारे सामने है। तो ऐसी स्थितियां ना पैदा कीजिए, आप सही सहूलियत से बातचीत अपना उस पर एक मकाम पर पहुंचिए, और ये कहानी आगे नहीं बढ़नी चाहिए कि आप लगातार शोषण करते रहें और आपको कोई टोकने वाला ना हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार तो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, और न्यू लेबर कोड जो लेकर आई है, 4 लेबर कोड्स लेकर आई है, उसके बाद मजदूरों को और ज्यादा दमन में झोंकने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। अब उससे कैसे मुकाबला करेंगे ये हम जरूर देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों से अपील है, आप सबसे अपील है, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, क्या आप और कुछ मुद्दे सुनना चाहते थे, या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें भेजिए। शुक्रिया।